हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट के अंदर बता दो, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? और क्या तुम तैयार हो? तुम्हारा जोश मीटर कितना हाई है? क्योंकि आज है एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 2, यानी बिजनेस को आखिर बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम वापस से मिल रहे हैं और आपस में बातचीत करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो बड़ा खतरनाक होगा। हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे। अच्छा, पहले मुझे बताओ, कल मैंने एक एक्टिविटी दी थी जिसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि ना 5 आइडियाज सोचना। उस आइडियाज पे मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए थे कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका सोल्यूशन क्या है, फिर आपको लोगों से डिस्कस करना है और फाइनली एक आइडिया फाइनलाइज करना है और अपने ब्रांड का नाम रखना है। तो अभी जल्दी से पहले चैट में ना ये बता दो कि तुम्हारे जो ब्रांड जो तुमने नाम रखा है वो क्या नाम है ना? अपने अपने ब्रांड्स का सभी के सभी नाम बताओ कि भाई क्या है, आखिर क्या है तुम्हारे ब्रांड का नाम, क्या है पहले वो बताओ जल्दी से। ब्रांड के नाम, वाह यार, अलग अलग ब्रांड के नाम। ये ब्रांड का नाम जो होता है ना, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी जो चीज तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी तुम सेल कर रहे हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए, है ना? उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब इमेजिन करो, तुम कपड़े बेच रहे हो और तुम्हारे ब्रांड का नाम है एग तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से एक ब्रांड नेम भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप सब ने ब्रांड नेम लिख दिए हैं, बहुत सही। चलो, इतना तो हम सीख गए थे, है ना? एक बार कल की कहानी में बता देता हूं। कल हमने बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाना था, है ना, कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ये जो शब्द है ना, इतना भारी भरकम ये शब्द, भैया एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमने जाना कि एक ऐसा स्किल जिसमें हम नई नई चीजें बनाने पे फोकस करते हैं, यानी हम बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। फिर मैंने आपको केस स्टडीज बताई थी, जैसे स्वादली जो कि हमारा ब्रांड है, उसकी केस स्टडी बताई। और एक बिजनेस को बनाने के लिए मैंने तुम्हें यह बताया था कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद क्या करना था, सोल्यूशन ढूंढो, फिर उस सोल्यूशन को रियलिटी में कन्वर्ट करो, उसके बाद टीम ढूंढो, और फाइनली ब्रांड नेम, ब्रांड प्राइसिंग, अपनी ऑडियंस ढूंढो, वगैरह वगैरह। और लास्ट में मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जो कि थी फाइंड योर यूएसपी, यानी तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा क्यों भाई, तुम्हारे पास अलग क्या है। अब जब मैंने कल ये बताया ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया, मेरे पास मेल आए हैं बहुत अलग अलग, तो उसमें से एक बच्चे का मेल था कि भैया आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, हम क्या कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? है ना, आइडिया तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जैसे कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है, एक बिजनेस ही तो है। किसी का आइडिया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर लोग फोटोज को शेयर कर पाएंगे और बाकी लोग देख पाएंगे। वैसे आइडिया तो पहले फेसबुक मार्क जकरबर्ग का था, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम ने उस चीज को कॉपी करा, या फिर आप बोल सकते हो स्नैपचैट ने भी वो कॉपी करा। तो एक प्लेटफॉर्म भी तो बना सकते हो तुम, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई फिजिकल आइटम बेचना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मेल करा है, किसी का आइडिया है कि भैया हम बुक बेचेंगे, किसी का आइडिया है कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत कम बच्चों ने, बहुत कम बच्चे थे जो कि ये सोच पाए कि हम कोई प्रोडक्ट भी तो बना सकते हैं। कैसा प्रोडक्ट? डिजिटल प्रोडक्ट। तुम सोच पाए क्या? अरे भाई, जरूरी थोड़ी ना एक फिजिकल प्रोडक्ट हो जो कि तुम लोगों के घर डिलीवर करो। मैं तो कह रहा हूं, तुम, आजकल तो कोडिंग वोडिंग का जमाना चल रहा है भाई, तो तुम कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट भी तो बना सकते हो। हाँ, तुम कोई ऐप भी तो बना सकते हो, एक ऐसा ऐप जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। उसके बारे में तो बच्चों ने सोचा ही नहीं, है ना? तो आज बैठ के सोचना। अब ऐप भी ना बहुत सारे तुम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रॉब्लम्स को ढूंढो कि एक ऐप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि ना एक आइडिया है जो कि मेरे मन में बहुत टाइम से है, बट मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, बट तुम में से अगर कोई एग्जीक्यूट कर दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। देखो, आइडिया ये है कि इंडिया के अंदर ना हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा है। हेल्थ केयर यानी ये जो दवाइयां वगैरह होती हैं, आजकल सबको दवाइयों की नीड होती है, ठीक है? तो आइडिया ये है कि क्यों ना दवाइयां जो हैं वो, जैसे ब्लिंकिट से खाना आता है ना 10-15 मिनट में, वैसे दवाइयां हर एक गांव में 10-10 15-15 मिनट के अंदर पहुंचने लग जाए। आज भी दवाई की जो डिलीवरी होती है उसमें 1 दिन 1.5 दिन लगता है। मैं देखा है, मैंने बहुत सारे ऐप्स को देखा है ना? तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि दवाइयों की डिलीवरी बहुत जल्दी करे, है ना? तो उसमें आपको एक ऐप बनाना होगा, उसमें सारी दवाइयां लिस्ट करनी होगी, जैसे कि जोमेटो वगैरह का ऐप तुमने देखा होगा। तो जस्ट मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया भाई, है ना? तो यानी तुम्हें सिर्फ
ऐसी चीजों के ऊपर नहीं सोचना जो कि फिजिकल प्रोडक्ट हो। अरे भाई सॉफ्टवेयर के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर का जमाना है भाई, तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी सोच सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। बट भैया आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्रिएटर टू सीईओ। क्या तुम्हें पता है क्रिएटर कौन होते हैं? क्रिएटर वो लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। एक तरीके से मैं भी तो क्रिएटर हूं। भैया आप तो टीचर हो यार, आप कहां से क्रिएटर हो गए? नहीं मतलब वैसे तो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन हमारा एक और चैनल है ईएक्सपी हब प्रशांत किरण, अगर आपने देखा हो तो उस पे मैं अलग अलग टाइप की नॉलेजेबल कंटेंट बनाता हूं, है ना। मैं तुम्हें नॉलेज देता हूं कि भाई पढ़ाई कैसे करते हैं, है ना, ये प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आती है तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, मैं वो सारी चीजों पे कंटेंट बनाता हूं। बहुत लोग हैं जैसे कि तुम मिस्टर बीस्ट को देखते होगे, वो भी क्या है, कंटेंट क्रिएटर है ना। आजकल बच्चों को यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर से अच्छा वर्ड होता है कंटेंट क्रिएटर। तो बेसिकली तुम्हें भी, तुम्हारा भी ड्रीम होगा कंटेंट क्रिएटर बनना, है ना। तो आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि कंटेंट क्रिएटर से सीईओ यानी एक बिजनेस को तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां पर ना मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं। आज के जमाने में ना कंटेंट क्रिएटर बनना एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? एक एग्जांपल मैं देता हूं। शायद आपने रियान काजी का नाम सुना है, हाँ, कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा। ये छोटी सी उम्र से क्या किया करता था, ये जो बच्चा है ये क्या किया करता था, तो ये टॉय को रिव्यू किया करता था। यानी अलग अलग जो टॉयज होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे टॉयज को यूज करते हैं, ये छोटे छोटे टॉयज को रिव्यू किया करता था। जैसे तुमने देखा होगा ना मार्केट के अंदर मोबाइल फोन रिव्यू करते हैं कि नया फोन आया सैमसंग, सैमसंग फोन में आखिर क्या है खास देखा है ना तुमने। वैसे ही रियान काजी क्या करता था, ये ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, और इसने कैसे स्टार्ट करा कि अच्छा एक छोटी सी टॉय कार आई है, चलो उसको रिव्यू करते हैं कि इस कार में क्या स्पेशलिटी है, ये कार कैसे चलती है, वगैरह वगैरह, है ना। धीरे 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 लोग इसको देखने लगे, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगने लगा। बच्चों ने देखा यार ये तो नए नए टॉयज लाता है और उन नए नए टॉयज को खोल के दिखाता है, रिव्यू करता है, तो बच्चों को मजा आने लगा। सब देखने लगे। तुमने भी शायद देखा होगा कभी ना कभी, या तो तुम आज भी देखते होगे, ठीक है। धीरे 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 लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और आज के समय पर 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने? 40 मिलियन, 40 मिलियन से ज्यादा, है ना। तो अब एक समय पर ये जो रियान काजी जी हैं, ये क्रिएटर तो बन चुके थे, क्रिएटर यानी यूट्यूब पे वीडियोस तो बनाया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने और इनके पेरेंट्स ने मिलके एक आइडिया बनाया। आइडिया क्या था कि चलो हम क्रिएटर तो बन गए हैं, अब क्यों ना हम इससे रिलेटेड ही एक बिजनेस स्टार्ट करते। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करे। कैसे बिजनेस स्टार्ट करे? अब इन्होंने ना अपनी ऑडियंस को समझा, इन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा कि अच्छा हमारी ऑडियंस किस कैटेगरी की है। तो इन्होंने एक चार्ट बनाया और इन्होंने सोचा अच्छा मेरी जो ऑडियंस है वो छोटे लोग हैं, है ना, यानी उनकी जो एज है, उनकी जो एज है वो कम है। मान लेते हैं वो 8 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो इसकी वीडियोस को देखा करते हैं। तो इन्होंने पहले बैठ के देखा कि अच्छा इस एज के बच्चे मुझे देखते हैं, ठीक है। अब मैं इन बच्चों के लिए क्या लेकर आऊंगा, यानी मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही करा जिसकी वजह से इनका चैनल मशहूर था। किसकी वजह से मशहूर था? टॉयज की वजह से। तो इन्होंने एक अपनी ही कंपनी बना ली जिसके अंदर ये टॉयज वगैरह और बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना। यानी इनके पास ऑडियंस पहले से थी, क्रिएटर ये पहले से थे। अब ये क्या बन गए? अब ये बिजनेसमैन बन गए। यानी क्रिएटर से तो अब पैसे कमा ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ अब ये बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वहां से भी पैसे कमा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा भैया यार पैसे ही पैसा हो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो तुम्हें भी करना चाहिए। अगर एक क्रिएटर है जिसके पास बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको देखते हैं, तो फिर उन्हें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के एक अच्छा सा बिजनेस भी बनाना चाहिए, जैसे कि इस बच्चे ने बनाया, है ना। तुम्हें भी बनाना चाहिए। इसका एक और जीता जागता एग्जांपल मैं देता हूं, जो कि इंडिया के ये क्रिएटर है ना। ये आपने सुना होगा क्रेजी XYZ, जिनके अराउंड अराउंड सब्सक्राइबर शायद 35 या 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मेरे ही शहर, यानी मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूं, वहीं के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले से देख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सालों से कंटेंट बना रहे हैं। और ये करते क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सबने भी सुना होगा क्रेजी XYZ नाम से, है ना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट तो ये कर रहे थे, क्रिएटर तो ये बन चुके थे। फिर आज से शायद 1 साल ही हुआ है, उस समय पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, और इनके बिजनेस का नाम है क्रेजिनोस। क्या है? क्रेजिनोस।
अब भैया इस बिजनेस में वो क्या करते हैं मैं बताता हूं, बट पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करा। उन्होंने क्या देखा, यार मेरे पास जो ऑडियंस है, यानी मेरे पास जो लोग हैं जो कि मेरा कंटेंट देखते हैं, उनको क्या पसंद है। तो इन्होंने नोट करा कि अच्छा उन लोगों को ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े पसंद है यार, उनको एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा, उनको मजे से आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट देख के, है ना। फिर उन्होंने देखा अच्छा हम मेरी जो ऑडियंस है उसकी एज कैटेगरी क्या है, तो वो एज थी अराउंड 13 से 18 साल के बीच में। ठीक है, उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है 13 से 18 के जो बच्चे हैं ये मुझे देखा करते हैं ज्यादा, है ना, 10 साल 11 साल के भी देखते हैं बट ज्यादा इस एज कैटेगरी में देखते हैं। तो इन्होंने सोचा मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आखिर में किस चीज का सोल्यूशन में निकालूंगा। तो इन्होंने ये देखा कि आजकल ना हर एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट तो करना है ना, तुम्हारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, है ना, कि भैया साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट हम भी घर पे कर पाए, बट ना तुम कर नहीं पाते होगे, क्यों, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हें कोई एसिड चाहिए, कोई बेस चाहिए, है ना, पर तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तो इन्होंने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करा जिसके अंदर वो एक ऐसी किट बनाते हैं, एक पूरी की पूरी साइंस की एक किट होती है, ठीक है, उस किट के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि एक बच्चा घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, हाँ है ना, और इनका बिजनेस अच्छा चल भी रहा है आज के समय पर, जिसका नाम है क्रेजी नोस। यानी यानी इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से किया करते थे, ऑडियंस इनके पास ऑलरेडी थी, तो इन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा, इन्होंने अपनी ऑडियंस को समझा कि भाई उसकी एज क्या है, उस ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा और प्रॉब्लम के सोल्यूशन से अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया। क्या चीज समझ में आई तुम्हें, क्या चीज समझ में आई। बट भैया एक बात बताओ, आप ये सब हमें बता क्यों रहे हो, इन लोगों की कहानियां क्यों बता रहे हो। तुमने दोनों कहानियों के अंदर क्या एक चीज कॉमन देखी, मुझे कमेंट के अंदर बताओ। इन दोनों कहानियों के अंदर क्या एक चीज तुमने कॉमन देखी, बताओ भाई, जल्दी चैट के अंदर बताओ क्या देखी। दो कहानियों में एक चीज कॉमन थी। भैया पहली चीज तो बड़ी इजी थी कि दोनों के दोनों क्रिएटर थे पहले और क्रिएटर से उन्होंने बिजनेस बनाया। मैंने कहा नहीं नहीं वो चीज कॉमन नहीं थी, एक और चीज कॉमन थी। पता है क्या, इन दोनों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपनी ऑडियंस को ढूंढा। समझना बेटा, अब ना यहाँ पे दो प्रकार के बिजनेसेस होते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग है ना। लोग को पता है ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, नो वन विल टेल यू। तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास चले जाओ, कोई तुम्हें नहीं बताएगा। ये तुम्हें वही बता सकता है जिसने कि ये सारी चीजें देखी हैं, है ना। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बहुत क्यूरियस इंसान हूं भाई, मैं सवाल जवाब करता रहता हूं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन जो कि बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कंपनीज जो कि आज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो कंपनीज चला रहे हैं, तो मैं उनसे मिलता रहता हूं, उनसे बातचीत करता रहता हूं, तो मुझे फंडामेंटल समझ में आते हैं। तो देखो बिजनेस बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले प्रोडक्ट बनाओ, है ना, और फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आप बेचोगे किसको, यानी फिर उसके बाद आप ऑडियंस को ढूंढो, ठीक है। बट एक और तरीका होता है जो कि आज के समय में बहुत चलता है, जो कि पहले आप अपनी ऑडियंस को ढूंढो और फिर उस ऑडियंस के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिए थे ना, जैसे स्वादली का मैं एग्जांपल देता हूं, तो वो यहां पे आता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया था और फिर प्रोडक्ट के बाद मैंने उसके लिए ऑडियंस ढूंढी, है ना। क्योंकि मेरा काम था कि मुझे पता था कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो मेरे पास मेरा वाई क्लियर था, तो मैंने पहले प्रोडक्ट बनाया फिर ऑडियंस ढूंढी। बट आजकल जैसे कि क्रेजी XYZ जो है, जो अमित है, इनका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो उसके अंदर पहले इनके पास ऑडियंस थी, है ना, फिर इस ऑडियंस के हिसाब से इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। समझे बात को, समझे बात को। यानी बिजनेसेस दो प्रकार से बनते हैं, अब तुम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। या तो तुम भाई एक प्रोडक्ट बना लो जिसपे तुम्हें 101% विश्वास है कि हाँ ये तो मस्त है, ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। या तो पहले तुम एक ऑडियंस को अपने पास लाओ। ऑडियंस को कैसे लाओगे अपने पास, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करके। सबसे पहले आप एक ऑडियंस को बिल्ड करो, है ना, 2-3 साल लगाने पड़ेंगे या फिर 3-4 साल लगाने पड़ेंगे। यूट्यूब का गेम उतना सिंपल नहीं होता, यूट्यूब के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन वो उतना सिंपल नहीं होता, 3-4 साल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जब तुम 3-4 साल लगाओगे एक ऑडियंस आएगी तुम्हारे पास, लोग तुम्हें देखेंगे, फिर तुम एनालाइज करोगे बैठ के कि अच्छा मेरी जो ऑडियंस है उसको क्या पसंद है, मेरी ऑडियंस के हिसाब से मैं क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू।
ठीक है, तो यही चीज मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहा था, यानी नो योर कस्टमर अवतार, यानी अपने कस्टमर के बारे में जानो भाई। कैसे जानोगे? अपने कस्टमर की एज जानो, तुम्हारे कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये जानो, है ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तुम कौन सी एज की कैटेगरी में सेल करोगे। हाँ, किसको सेल करोगे? जैसे कि कल एक एग्जांपल लिया था हमने बैटरी का। बैटरी किसको सेल करोगे? क्या 60 साल के किसी बुजुर्ग इंसान को सेल करोगे क्या? उसको मतलब ही नहीं है। या फिर किसी 12 साल के बच्चे को सेल करोगे? 10 साल के बच्चे को सेल करोगे? नहीं, उसको भी कोई मतलब नहीं है। तुम सेल करोगे उन लोगों को जो कि कॉलेज में जाते हैं, जिनका लैपटॉप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर वो लोग जो कि ऑफिस जाते हैं, जिनको लैपटॉप से काम होता है। ठीक है, तो अपनी ऑडियंस की एज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेलिंग करोगे कहां से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया था अलग अलग तरीके होते हैं भाई, देखो, है ना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके अलावा एड्स होते हैं, है ना, एड्स होते हैं। जैसे कि आप देखते होगे फेसबुक पे एड्स आते रहते हैं, यूट्यूब पे बीच में एड आते हैं, देखा है तुमने? वीडियो स्टार्ट करते हो एड आते हैं, तो वो एड्स के थ्रू भी सेलिंग हो रही होती है। और उसके साथ साथ आपका बजट क्या है, आपको वो भी पता होना चाहिए। यानी आपकी जो ऑडियंस है ना भाई, वो कितने तक का खरीद सकती है सामान। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैटरी बना दी 1 लाख रुपए की अब 1 लाख रुपए का कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है 1 लाख रुपए की खरीदने वाली। फिर क्या करोगे उसका? हाँ, उसको अपने घर ले जाओगे क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम्हारी जो ऑडियंस है ना भाई, उसका बजट क्या है, वो क्या जा रही है ऑडियंस, है उसको क्या पसंद है, ये भी तो बात करेंगे ना, यही तो जरूरी है। ठीक है, तो ये एक फ्लो है भाई, ये एक फ्लो है। अपने कस्टमर के बारे में जानो। अब जो भी तुमने आइडिया सोचा था ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें अब एक बार दिमाग लगाओ और सोचो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने कस्टमर कहां से लाने हैं? तुम्हारे कस्टमर की एज क्या होगी? और तुम्हारे कस्टमर को उस प्रोडक्ट को तुम किस प्राइस पे सेल करोगे? अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा आइडिया बढ़िया है, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें अपने आइडिया के ऊपर वापस से सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूं। कल हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात करी थी जो कि बेसिक थी। कल मैंने आपको बताया था रेवेन्यू क्या होता है भाई, कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बस बेसिक टर्म्स के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आज और डीप की टर्म्स को आज हम समझने वाले हैं। आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं बन चुका हूं अब जूस वाले भैया, मैं बेचूंगा नींबू पानी भाई, है, सड़क पे लगा दूंगा मैं रेलिया, और मैं नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी बोलते बोलते नींबू पानी बेचूंगा मैं। ठीक है जी। तो अभी जो नींबू पानी वाले पी के भैया हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक गिलास 20 रुपया का बेच रहे हैं, एक गिलास। ठीक है, और मैंने 10 गिलास बेच दिए, देख रहे हो, 10 गिलास बेच दिए मैंने। तो बताओ भाई कितने पैसे कमाए मैंने, बताओ? 200 रुपीज, 200 रुपीज। ठीक है, ठीक है, बट ये पैसे मैंने कमाए नहीं है, ये मेरा रेवेन्यू है। कल मैंने बताया था रेवेन्यू क्या होता है, तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, मेरा रेवेन्यू हो गया 200 रुपीज। अगली चीज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है कि मैं नींबू लेकर आया हूंगा, है ना, मैंने नींबू में एक मशीन लगाई होगी वो हाथ से दबाने वाली, जिससे नींबू पानी में निकाल रहा हूं, तो उसमें भी मेरा पैसा लगा होगा। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट वगैरह है, उस कॉस्ट को मैं ओवरऑल मान लेता हूं 120 रुपीज, यानी ओवरऑल 10 नींबू का पानी बनाने के लिए मेरे 120 रुपए लग गए, 120 रुपए लग गए, वो मेरी कॉस्ट है। अच्छा, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 200 माइनस 120, जो कि है 80। तो ये मेरा प्रॉफिट है बेटा, ये क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। इतना समझ में आया? क्या मैंने लॉस करा? नहीं, लॉस तो नहीं करा। लॉस मैं कब करूंगा? लॉस मैं जब करूंगा जब मेरी जो कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू से ज्यादा हो। अगर ऐसा है तो भाई दिक्कत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, बट क्या ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है? नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताने वाला हूं जो कि आप सुन के आज डर जाओगे, क्योंकि बिजनेस बनाना ना उतना आसान नहीं होता। लोग पता है क्या करते हैं, लोग बस इतनी कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा इतना रेवेन्यू है, इतनी कॉस्ट है, तो ये प्रॉफिट है। नहीं, ये प्रॉफिट नहीं होता, यहीं पे तो लोग बेवकूफ बन जाते हैं। देखो, अब क्या होता है, इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम बोल रहे होते हैं, ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। भैया ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? डेफिनेशन पढ़ो। मनी लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग ओनली डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। यानी नींबू पानी बनाने के लिए
जो मेरी कॉस्ट थी उसको मैंने रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आया मेरा 120 रुपया, है ना। कितना आया? 120 नहीं था, सॉरी 80 रुपया, है ना, 80 रुपीज। 80 रुपीज मेरे आ गए थे, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं था, वो था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है फाइनल प्रॉफिट। यानी समझो, अब भाई मैं पूरे समय मैं तो धूप में काम नहीं करूंगा ना यार, मुझे तो तुम्हारी क्लास भी लेनी है। तो मैंने मेरे भैया हैं उनको मैंने रख रखा था कि भैया यार आप ना नींबू पानी निकालो सुबह से शाम तक, ठीक है, और मैं आपको सैलरी दूंगा। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से अब उस सैलरी को भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि मैं भैया को 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने की सैलरी भी तो दे रहा हूं, है ना। उसके अलावा वो जो मैंने स्टॉल लगाई हुई है, उस स्टॉल में इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने लगाई हुई है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है। अरे भाई वो भी तो पैसे कम करने होंगे। उसके अलावा मैं ना पानी चाहिए होता है मुझे, वहां पानी मैं भर के रखता हूँ आसपास में, तो पानी की भी कॉस्ट होती है, मैं पानी की बॉटल्स खरीद के लेके आता हूं, उसकी भी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो यानी नेट प्रॉफिट क्या होता है? फाइनल प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग ऑल एक्सपेंस लाइक रेंट, सैलरी, पैकेजिंग, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, यानी मान लो मेरी दुकान है, उसकी मैं रेंट भी दे रहा हूं भाई, तो रेंट को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप समझ में आया? बिजनेस बनाना इतना आसान नहीं है। रेंट भी हटाओगे, सैलरीज भी हटाओगे, पैकेजिंग भी हटाओगे, है ना, क्योंकि भाई पैकेजिंग भी करोगे तुम, ग्लास व्लास का पैसा भी तो लगेगा, वो कौन हटाएगा। उसके अलावा मार्केटिंग भी करोगे, मैंने भैया बैनर छपवा लिए, पी के दे जूस वाला पी के दी जूस वाले के मैंने बैनर हर जगह लगवा दिए, अब भाई उसका भी पैसा लगेगा। तो वो सारे एक्सपेंसेस को हटाकर ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 80 रुपए और मेरी सारी की सारी कॉस्ट थी 60 रुपीज, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 20 रुपए। 20 रुपीज इज माई नेट प्रॉफिट, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब तुम बोलोगे भैया 20 रुपए तो बचे ना। यहां पर गेम बेटा समाप्त नहीं होता। अगर बिजनेस बनाना इतना ही आसान होता तो हर कोई बना लेता, मैं रियलिटी भी बताऊंगा, है ना। 20 रुपए भी नहीं बचेगा। कैसे? ये जो पैसा बचा है ये प्रॉफिट तो है, बट एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है भैया, क्या कह रहे हो? अरे भाई अगर तुम सरकार से, मतलब तुम रह रहे हो यहाँ पे देश में, तो सरकार को टैक्स भी तो दोगे। अरे टैक्स नहीं दोगे क्या? हर बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है, मैंडेटरी है, बट छोटे बिजनेस नहीं देते वो अलग बात है, बट मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले तो हमने नेट प्रॉफिट तो निकाल लिया। कितना आ गया था हमारा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आ गया था 20 रुपया। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख लेता हूं, ये देखना, ये मैंने लिख दिया 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया, है ना। इसको एक और टर्म होती है, इसी 20 रुपए को हम एक और चीज बोल सकते हैं जो कि है इबिट्टा। इबिट्टा इबिट्टा क्या होता है समझना बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये सब क्या है भैया? इबिट्टा क्या है? इबिट्टा कुछ नहीं है, इबिट्टा एक तरीके से नेट प्रॉफिट ही है, बस इबिट्टा परसेंटेज में आता है ना, जैसे कि 7%, 8%, 9%, जो भी है। तो इबिट्टा क्या बताता है? परसेंटेज की कितना प्रॉफिट तुम्हारा बन गया बिफोर बिफोर इंटरेस्ट। भैया किस चीज का इंटरेस्ट? मान ले इस दुकान के लिए मैंने लोन पे पैसे लिए थे, अब लोन पे पैसे लिए तो भाई इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना, तो वो इंटरेस्ट जाएगा, है ना। बाद में टैक्सेस भी दूंगा मैं सरकार को, टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इनसे पहले जो प्रॉफिट मेरे पास है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, उसको मैं बोलूंगा मेरे बिजनेस का इबिट्टा। क्या बोलूंगा? इबिट्टा। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। तो भैया इबिट्टा तो समझ में आ गया, पर भैया फाइनल प्रॉफिट क्या है? फाइनल प्रॉफिट को हम बोलते हैं पैट। पैट क्या होता है? पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, उस वो कहलाता है हमारा पैट। क्या कहलाता है? पैट। वायर। यानी मान लो पहले तो मेरा 20 रुपए बचा था, है ना, 20 रुपए बचा था, वो क्या था? वो था मेरा पीबीटी, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एक तरीके से, है ना, क्योंकि मेरा मैंने कोई लोन वोन लिया नहीं था, तो मेरे लोन वोन के पैसे कटने नहीं थे, है ना। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 रुपए था, बट मैंने अब सरकार को भी टैक्स दिया, तो बच गए सिर्फ और सिर्फ भाई 10 रुपया। तो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा था कि मैं 80 रुपए कमाता हूं, बट असली में तो प्रशांत भी 10 रुपए कमाते हैं भाई है ना। तो ये है रियलिटी। बिजनेस करना उतना आसान नहीं है।
पहले तुम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉस्ट के बाद तुम सैलरीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसके बाद अगर तुम ये इंटरेस्ट देते हो या फिर तुमने कुछ ले रखा है उसका डेप्रिसिएशन वगैरह सब सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसके बाद तुम टैक्सेस दोगे सरकार को, और फिर तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट बनता है जिसको हम बोलते हैं पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ये चीज क्लियर है? जरा एक बार चैट में बता दो, क्लियर है तो। डन, डन। वैसे इतना डिटेल में नहीं समझना तुम्हें, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो कि छोटी क्लासेस के, उनको ये इतना डिटेल में समझ में आएगा भी नहीं, है ना। आप बड़े होगे धीरे धीरे तो आप ये चीजें खुद समझते जाओगे, लेकिन मैं बस तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं कि बिजनेस में प्रॉफिट ऐसे बनाया जाता है। आपको टैक्स भी सोचना होता है, आपको सैलरीज भी सोचनी होती है, ठीक है जी। चलो इतना समझ में आ गया, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ना आज के लेक्चर में मैं तुम्हें एक शार्क टैंक एक्टिविटी दूंगा, लेकिन उससे पहले 5 बिग आइडियाज, कुछ आइडियाज हैं जो कि मेरी तरफ से हैं। अगर तुम्हें कोई वो आइडिया अच्छा लगे तो भाई तुम उस आइडिया पे काम कर लेना। मेरे एंड से जो मुझे लगता है कि तुम्हारी जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन, मैं भी यंग जनरेशन हूं बट लेकिन यंग जनरेशन के लिए कुछ 5 ऐसे आइडियाज जिस पर काम करोगे ना अगर तुम, तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पहला आइडिया, कस्टम क्लोथिंग ब्रांड। देखो भाई, क्लोथिंग ब्रांड बनाना आज के समय पर बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन पहले तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि हर एक, मान लो कि तुम हो तो तुम्हें भी स्टाइलिश कपड़े चाहिए, लेकिन आजकल स्टाइलिश कपड़े या तो बहुत महंगे मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं है। तो तुम एक ऐसा ब्रांड बना सकते हो जो कि बहुत सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, है ना, और स्टाइलिश कपड़े तुम लेकर आओ। ठीक है, तो स्टूडेंट वॉट स्टाइलिश क्लोथ बट मैनी ब्रांड फील एक्सपेंसिव। ठीक है, तो यानी बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हम एक कस्टमाइज टी शर्ट, हुडीज और बैग विद स्कूल जोक्स, मोटिवेशनल कोट्स, ये हम बना सकते हैं। यानी यानी हम कस्टमाइज टी शर्ट बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हो, जिसमें हमने कुछ वो चीज लिख दी जिससे कि स्टूडेंट रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एनीमे की फोटो लगा दी मेरी टी शर्ट पे, है ना, तो सबको पसंद आएगी। मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिख दिया, है ना, मैंने अपनी फोटो लगा दी तो भी पसंद आ जाएगी बच्चों को, है ना, आएगी नहीं आएगी है ना। तो ये, या फिर तुम बैग्स बना सकते हो, जो बैग कैरी करते हो उन बैग, तुमने एक पर्सनलाइज्ड बैग बना दिया जो कि अफोर्डेबल भी हुआ, अच्छी क्वालिटी का भी हुआ, और स्कूल से रिलेटेड कुछ उसमें जोक्स भी लिखे हो, है ना, तो अट्रैक्ट करेगा, हर किसी को वो पसंद आएगा। ठीक है, तो आजकल ये बहुत चल रहा है कस्टम क्लोथिंग ब्रांड। तो अब अगला सवाल कि कस्टमर कहां से लाओगे? कस्टमर होंगे तुम्हारे मेनली स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, भैया कॉलेज स्टूडेंट भी तो लेंगे, बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट भी लेंगे, कोचिंग स्टूडेंट्स लेंगे, फ्रेंड्स का ग्रुप एक साथ लेगा कोई टी शर्ट या कोई हुडी। ठीक है, उसके साथ साथ वाई पीपल चूज इट। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा क्या अलग है ना, क्या है तुम में अलग, क्या तुम में क्या खास है भाई, यूएसपी क्या है तुम्हारी। तो देखो भाई, यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, वो ये होगा कि बिकॉज इट फील्स पर्सनल, ट्रेंडी, अफोर्डेबल। यानी ये जो बिजनेस है ना, ये एकदम ट्रेंडी, कोई अगर लेगा तो वो देखेगा कि यार डिजाइन तो एकदम नया है, कहीं और मिलता नहीं है, ये तो बहुत सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल है, अच्छा इसका ट्रेंड चल रहा है, सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं। ठीक है, चलो बहुत सही। तो अब क्या करना है, आपको बस एक टैगलाइन बनानी है और ब्रांड का नेम बनाना है, तो आप ये बना सकते हो खुद से। ठीक है, सेल कैसे करोगे? एक वेबसाइट तुम्हें बनानी पड़ेगी। आजकल वेबसाइट तो एआई यानी चैट जीपीटी से भी तुम बात करोगे ना कि एक वेबसाइट बना दो, वो खुद बना देगा भाई। ठीक है, तो आजकल वेबसाइट तो ऐसी बन जाती है। चलो अगला, स्टूडेंट प्लानर या फिर जनरल ब्रांड। यानी ना क्या है कि आजकल ना हर एक स्टूडेंट को ना एक प्लानर चाहिए होता है, एक डायरी टाइप की चाहिए होती है, जिसमें कि ना वो डेली के अपने टारगेट्स लिख पाए कि आज मुझे 4 चीजें करनी है ना। हर एक स्टूडेंट को एक सुंदर सी डायरी तो चाहिए चाहिए होती है। तो इस ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेनी स्टूडेंट फॉरगेट होमवर्क, फील अनऑर्गेनाइज्ड एंड वेस्ट टाइम, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने टास्क को लिखते नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तुम एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्लानर बना सकते हो जो कि एकदम जेंजी वाइब देता हो, एकदम सुंदर हो, बोरिंग नहीं होना चाहिए। मार्केट में इतने बोरिंग बोरिंग प्लानर्स तुम्हें दिखते हैं ना, एकदम ऐसे व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर, नहीं, क्रिएटिव, उसमें कलर्स होने चाहिए, उसमें डिजाइन बहुत अच्छे होने चाहिए, एकदम क्रिएटिव प्लानर तुम बनाओ। तुम्हारी ऑडियंस क्या होगी? ऑडियंस होगी 6 to 12 के स्टूडेंट होंगे, पेरेंट्स होंगे, टीचर होंगे, या फिर कोचिंग के टीचर होंगे, वो भी इसको ले सकते हैं क्योंकि उनके भी काम आएगी आएगी। ठीक है, पीपल की चूज करेंगे बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट स्टे डिसिप्लिन, है ना। स्टूडेंट को भाई डिसिप्लिन रहने के लिए बहुत मदद कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दी। देखो बिजनेस ना
पैसों के लिए बनाना अच्छा नहीं होता। मतलब हाँ, पैसे कमाने ठीक है, बिजनेस जब तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाओगे ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं तुम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगे। ठीक है, बिजनेस बनाओ हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब तुम इस माइंडसेट से काम करोगे ना, तो बिजनेस, अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि लोग डिसिप्लिन रहेंगे, वो तुम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला आइडिया, एक और आइडिया मैं तुम्हें देता हूं, जो कि है हेल्दी स्कूल स्नैक बॉक्स। यानी देखो, स्कूल तो हर कोई जाता है, रिसेस जो होता है, लंच जो होता है, उसमें खाना भी हर कोई खाता है, लेकिन ना हेल्दी खाना नहीं मिल पाता। दिक्कत ही तो ये है भैया, हेल्दी खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उस हेल्दी खाने के लिए एक तुम्हें बॉक्स बनाना है ना? क्या बनाना है? एक हेल्दी स्नैक का बॉक्स बनाना है। तो देखते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट ऑफन ईट चिप्स, चॉकलेट्स एंड अनहेल्दी स्नैक ड्यूरिंग ब्रेक्स। यही होता है। तो मान लो एक तुम ऐसा बॉक्स बना देते हो, विजिबल है ना सबको? स्क्रीन पे एक बार बता दो, विजिबल है? हाँ। तो अब क्या है ना, एक बच्चे को ना न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए, मतलब प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। तो सोचो एक ऐसा बॉक्स हो, जिस बॉक्स में सारे न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं, है ना? उस बॉक्स को पेरेंट्स ने खरीदा और बच्चे को दे दिया। अब बच्चा लंच में ओपन करता है, एक एक सारी चीजें खा लेता है, मतलब सारी चीजें खा लेता है और बस खुश हो जाता है ना? और टेस्टी भी होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि जो बच्चे चिप्स चॉकलेट खाते थे, उस प्रॉब्लम का हमने एक सोल्यूशन बना लिया। तो सोल्यूशन क्या है? मेक अ हेल्दी स्नैक बॉक्स विद ऑप्शंस लाइक मखाना, रोस्टेड चना, पीनट, ड्राई फ्रूट, एनर्जी बाइट एंड होममेड हेल्दी बार्स। एक ऐसा बॉक्स बना दो और उस बॉक्स को आसपास में जाओ और पेरेंट्स को सेल करो, है ना? मान लो तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त के मम्मी पापा को दिखाओ कि देखो हमने ये बनाया है, इसके अंदर इतना हेल्दी खाना है। ऑटोमेटिकली सब लेने लगेंगे, क्योंकि देखो हेल्थ अच्छी सबको चाहिए, वो इंपॉर्टेंट और होनी भी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी भी चाहिए सबकी। ठीक है, कस्टमर क्या है? स्कूल स्टूडेंट, पेरेंट्स, जिम गोइंग टीनेजर, हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज। स्पेशली कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको खाने में अच्छा नहीं मिलता, वो भी ले लेंगे भाई। ये बहुत ट्रेंडी आइडिया है, ले सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, पीपल क्यों चूज करेंगे? बिकॉज इट इज टेस्टी। भाई स्वादली को लोग क्यों चूज करते हैं? हेल्दी तो है ही, एक हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और टेस्टी भी है साथ साथ में। ठीक है, इसलिए चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इको फ्रेंडली स्टेशनरी किट। अब ये जो इको फ्रेंडली स्टेशनरी किट का आइडिया है, वैसे तो आजकल ये बहुत लोग ऑलरेडी ही कर रहे हैं, बट मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूं। देखो, डायरी सबको चाहिए, नोटबुक सबको चाहिए, रजिस्टर सबको चाहिए, लिखना तो है ना? अभी भी शायद आसपास में नोटबुक होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यार, इस पेपर को बनाने के लिए पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, जिससे कि पेड़ को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। तो प्रॉब्लम है, पेपर भी चाहिए लेकिन एनवायरमेंट को भी बचाना है। तो क्यों ना हम एक ऐसी डायरी बनाएं, एक ऐसी नोटबुक बनाएं, जिसके जो पेजेस हैं उनको बार बार लगातार यूज कर पाए, और वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। और वो क्या होने चाहिए? इको फ्रेंडली होने चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो तुम पेन यूज करते हो, पेन यूज करते हो, है ना? तुम इरेजर यूज करते हो, शार्पनर यूज करते हो, वो सारे इको फ्रेंडली होने चाहिए। इको फ्रेंडली यानी कि अगर तुम उनको बाहर फेंक भी दो ना, तो वो इन्वायरमेंट को खराब नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डीकंपोज हो जाएंगे। डीकंपोज समझते हो? यानी मिट्टी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। हाँ, ऐसे हमें स्टेशनरीज बनानी होगी। तो क्या है प्रॉब्लम? क्या है? स्टूडेंट यूज लॉट ऑफ प्लास्टिक पेन, फाइल्स, कवर एंड स्टेशनरी विच क्रिएट वेस्ट। तुम्हारी जो फाइल होती होंगी, वो फाइल का जो कवर होता होगा प्लास्टिक का होता होगा, और प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है भाई नेचर के लिए। तो प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, क्रिएट अ इको फ्रेंडली स्टेशनरी किट विद रिसाइकल्ड नोटबुक, पेपर पेन्स एंड सीड पेंसिल्स। मतलब ऐसी पेंसिल बनाओ जो कि डिकम्पोज हो जाए, ऐसे पेन बनाओ जो कि प्लास्टिक के ना हो, ऐसी फाइल बनाओ जो कि प्लास्टिक के ना हो। सोचो, मैं बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, कस्टमर तो है ही यार। देखो, स्कूल स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर और भी जो गिफ्ट वगैरह करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो वहां पे बहुत जरूरी है ना? और इसकी ऑडियंस तो बहुत बड़ी है भाई, इवन अपनी कंट्री में भी, कंट्री से बाहर भी बहुत बड़ी ऑडियंस है। ठीक है, तो पीपल तुम्हें क्यों चूज करेंगे? बिकॉज इट इज यूजफुल, अफोर्डेबल एंड गुड लुकिंग। एक तो भाई यूजफुल भी है, अफोर्डेबल भी है, गुड लुकिंग भी है, और तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इन्वायरमेंट को बचा रहे हो यार, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर का आइडिया था। एंड लास्ट और सबसे कॉमन, पर्सनलाइज्ड गिफ्टिंग ब्रांड। एक ऐसा ब्रांड बनाओ जो कि गिफ्ट्स को पर्सनलाइज करके दे। मान ले मेरे किसी खास का जन्मदिन है, तो भाई मैं परेशान हो जाता हूं कि अब उनको मैं क्या गिफ्ट दूं। हाँ, अब मैं उनको क्या गिफ्ट दूं?
तो अब भाई मैं तुम्हारे ब्रांड में फोन मिलाऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार मुझे ना उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट चाहिए, जिसमें कि आप उनकी एक फोटो को ड्रॉ करो, है ना, एक अच्छा सा गिफ्ट का एक बॉक्स बनाओ जिसमें चॉकलेट्स हो, ये हो वो हो। तो क्या होगा कि भाई वो तुम सारा का सारा बनाओगे और मुझे डिलीवर कर दोगे, मैं उनको देकर आ जाऊंगा। है ना, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये प्लीज कोई ना कोई कर देना यार, मेरे लिए कर देना। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, पीपल वॉन्ट टू गिव स्पेशल गिफ्ट बट नॉर्मल गिफ्ट ऑफन फील बोरिंग, बहुत बोरिंग लग रहे होते हैं भाई ऑफन जो बेसिक गिफ्ट होते हैं, बट हमें अच्छा गिफ्ट भी देना है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट बना सकते हो जिसमें उनका नाम लिखा हो, है ना, उनकी फोटोज हो, एक गिफ्ट बॉक्स हो, ये सब तुम बना सकते हो। कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पीके भैया हैं उसके अलावा सिबलिंग्स, पेरेंट्स, टीचर सब है भाई। अरे बर्थडे सबका आता है, सबको गिफ्ट चाहिए, और सबको अच्छे अच्छे अगर ऐसे पर्सनलाइज गिफ्ट मिल जाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। वैसे इसकी कंपनीज ऑलरेडी चल रही हैं, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ 5 ऐसे आइडियाज थे ना बेटा, जो कि मुझे तुम्हें बस रिकमेंड करने थे। ये मेरा रिकमेंडेशन है तुम्हें, बाकी तुम सोचो। अरे भाई तुम क्रिएटिव बच्चे हो, तो अब तुम नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर हो, तो अब तुम क्रिएटिव थिंकिंग से सोचो कि अब तुम क्या क्या नई नई चीजें कर सकते हो। क्या चीज क्लियर है, क्या समझ आया, बताओ, करोगे? करोगे, है ना? आई होप। वैसे कल मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था तो तुमने आइडिया सोच भी लिया होगा, आई होप सोच लिया होगा, क्योंकि पेश करते हैं, पेश करते हैं दोस्तों, कहां गया, शार्क टैंक जूनियर, तालियां हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपर आपके लिए लेकर आया है शार्क टैंक जूनियर। क्या होगा इसके अंदर, गेट अ चांस टू फीचर ऑन नेक्स्ट टॉपर्स प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियो फीचर हो सकती है, तुम फीचर हो सकते हो, तुम्हारा बिजनेस आइडिया फीचर हो सकता है, और अगर किसी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो क्या पता मैं खुद तुम्हारे साथ मिलके उस बिजनेस को बनाऊं, यानी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें फंड करूंगा और उस बिजनेस को मिलकर बड़ा करेंगे। ठीक है, अगर कोई आइडिया अच्छा होता है तो अब तुम्हें करना क्या है भाई, देखो, एक ना पिच तैयार करनी है। पिच क्या होती है अगर तुम्हें नहीं पता, पिच मतलब होता है पूरा तुम्हें समझाना होगा। क्या समझाना होगा, एक मोबाइल फोन को रखो, अपनी वीडियो तुम्हें रिकॉर्ड करनी है, अपने पेरेंट्स को दे देना, वो तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ना, मैंने तुम्हें बोला था एक आइडिया तुम्हें सोचना है, तो तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देना है। ठीक है, रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी है, 3 से 4 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं, बस 3-4 मिनट की इनफ है। उसमें तुम्हें क्या बताना है, वॉट प्रॉब्लम डज योर बिजनेस सॉल्व, यानी सबसे पहले तुम बताओगे तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या है, नाम बताया, टैगलाइन बताई, फिर तुम बोलोगे कि ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वॉट प्रॉब्लम डज योर बिजनेस सॉल्व, अब तुम बताओगे कि भाई माई बिजनेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फिर मेरा बिजनेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि ये चल रही है, बोल रही है, पूरे समझाना पड़ेगा, है ना, पर टाइम कम है, 3-4 मिनट के अंदर समझाना पड़ेगा। फिर तुम बताओगे कि तुम्हारा यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तुम्हें हम क्यों प्रेफर करें। अगला, हाउ विल यू फाइंड योर ऑडियंस, अब बताओ भाई तुम कैसे कस्टमर्स लाओगे, कैसे बेचोगे, हाँ, कैसे बेचोगे और कहां बेचोगे, है ना, कैसे बेचोगे और कहां, कहां बेचोगे भाई, इसका भी जवाब दे दो, वेयर वेयर, कहां बेचोगे। हु इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, अब भाई अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर तो होगा, ऑलरेडी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है। मान लो नोटबुक बना रहे हो तो क्लासमेट इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, पता होना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता होना चाहिए, वो भी तुम बताओगे। और फिर हाउ मच रेवेन्यू कैन यू जनरेट इन नेक्स्ट 3 years, यानी मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस आइडिया को अगर तुम कर लेते हो एग्जीक्यूट, तो अगले 3 साल में तुम कितना रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। रेवेन्यू तो अब सबको पता चल ही गया होगा, तो बस 3 साल का रेवेन्यू बताना है कि तुम्हें क्या लगता है कि भैया इससे हम ना 50,000 रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा, 10,000 का रेवेन्यू आ जाएगा, 1 करोड़ का रेवेन्यू, जो भी तुम्हें लगता है, जो तुम्हारा एस्टिमेशन है वो तुम बताओगे। तो तुम्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें तुम्हें ये सारे सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, एक पिच देना अच्छे से, है ना, शर्ट वर्ट पहनना एकदम जैसे स्कूल के लिए रेडी होते हैं ना, एकदम ऐसे शर्ट वर्ट डाल ली, पैंट वैंट डाल ली, है ना, आराम से, और अच्छे से, एकदम ऐसा नहीं भैया उठ के आ गए, हाँ भैया हमारे बिजनेस का आइडिया ना ये है, नहीं नहीं ना। पिच जब हम करते हैं तो हम अच्छे से स्मार्ट लगने चाहिए, सुंदर लगने चाहिए, देखो, है ना, क्योंकि क्या पता तुम्हारी वीडियो फीचर हो जाए तो इसलिए अच्छे से तैयार होके और बदले हुए कि ठीक है, तो हमारा बिजनेस आइडिया ये है, ये नाम है, ये लोगो है, वगैरह वगैरह, और इसलिए हम ये कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, यूएसपी क्या है, ऑडियंस कैसे मिलेगी, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर क्या है, और रेवेन्यू तुम कितना जनरेट करोगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये बताओगे, बात खत्म। ये थी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का 2 दिन का सेशन। मुझे अब तुम बताना
कि तुम्हें कैसा लगा। ऑनेस्टली मुझे बताना कि अच्छा लगा, समझ आया, है ना। और मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स भी बताएं, क्योंकि ये चीज ना शायद बच्चे नहीं समझ पाएंगे बट उनके पेरेंट्स समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है ना, पढ़ाई के साथ साथ मैथ साइंस ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसको जरूरत है नए स्किल सीखने की। और जब ये प्लेटफॉर्म, मेरा प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स, इस पे अगर मैं बच्चों को नए स्किल्स नहीं सिखा पाऊंगा ना, तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह कर रहा हूँ, पढ़ा तो हर कोई रहा है ना, फिर हम अलग क्या करेंगे। तो बस इसी वजह से इस चीज को मैं लेकर आया हूं, है ना। तो आपका ये कौन सा दिन है? डे थ्री आपका होता है ना। और बाकी आगे की जो क्लासेस हैं वो भी देखना, सारी क्लासेस का शेड्यूल आपके पास है ही। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। ये एक्टिविटी जरूर करना। अच्छा, ये एक्टिविटी वीडियो बना के डालनी कहाँ है भैया, ये भी तो बता दो। तो एक गूगल फॉर्म होगा, है ना। सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन है, आज से 2 दिन, सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज हैं तुम्हारे पास इस पिच को रेडी करने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, एक गूगल फॉर्म होगा। वो गूगल फॉर्म जैसे तुम ये समर कैंप है ना, इसके कोर्स वाले सेक्शन पे जाओगे, समर कैंप पे क्लिक करोगे तो वहीं पर ही आपको एक गूगल फॉर्म दिख जाएगा, या फिर एक क्यूआर दिख जाएगा। तो उस क्यूआर को स्कैन कर लेना, या फिर गूगल फॉर्म की लिंक होगी तो उस लिंक पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो एक गूगल फॉर्म पे तुम चले जाओगे, वहां पे तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर, ये सब मांगेगा। और उसके बाद वहां पे तुम्हें अपनी वीडियो को अटैच कर देना है। नीचे होगा ऑप्शन कि अटैच योर वीडियो, वहां पर अपनी वीडियो अपने फोन से अटैच कर देना, बस सिंपल, है ना। तुम्हारे पास नेक्स्ट 2 डेज हैं, 2 डेज में अपनी पिच को तैयार करो और आ जाओ भाई। अगर आइडिया अच्छा हुआ तो मिलते हैं, फिर बैठते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय 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 बाय, सी यू ऑल, बाय बाय बाय।